हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से लाइव हो चुके हैं और अभी हम क्लास शुरू करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमारी आज प्रक्षेप पे 5वीं क्लास होने वाली है। तो आप जल्दी से लाइव जुड़ें और आज की क्लास को पढ़ें। इससे पहले हम 2 क्लासों में क्या पढ़ चुके हैं, शंकु प्रक्षेप पढ़ चुके हैं और 2 क्लासें, एक हमारी छोटी सी 15-20 मिनट की और एक बड़ी क्लास बेलनाकार प्रक्षेप की हो चुकी है। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो आपको दिखाई दे रहा है खमद्दे प्रक्षेप पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये खमद्दे प्रक्षेप होता क्या है। तो आप बताइए क्या होता है खमद्दे प्रक्षेप। हाँ, आवाज वगैरह सब सही आ रही है? आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें तो उसके बाद मैं आगे की क्लास जो है उसको शुरू कर दूं। जल्दी कमेंट करें आप। 1 मिनट में थोड़ा चेक कर लेता हूं। हाँ, चलो शुरू करते हैं आज की बात को। सबसे पहले खमद्दे प्रक्षेप होता क्या है। तो जब ग्लोब पर हम शंकु डाल रहे थे तो शंकु प्रक्षेप था, बेलन डाल रहे थे तो बेलनाकार प्रक्षेप था। लेकिन इसमें क्या होगा, हम कागज को समतल कागज को ग्लोब को स्पर्श कराएंगे। जहां वो स्पर्श करेगा वो खमद्दे प्रक्षेप होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें जैसे ये आपकी पृथ्वी है और आपको ध्रुव का मानचित्र बनाना है, उसके लिए आप प्रक्षेप बना रहे हो तो आप कागज को इस ध्रुव से स्पर्श करा दोगे। बेटा ये तो बनेगा तो ऐसे ही, लेकिन आपने इस ग्लोब के ऊपर समतल कागज रख दिया। इस कागज रख के जो प्रक्षेप हम बनाएंगे उसको खमद्दे प्रक्षेप कहेंगे। शिरोबिंदु का मतलब होता है कि ये एक किसी बिंदु पे कागज जो होता है वो ग्लोब को स्पर्श करता है। एक बिंदु पे कागज ग्लोब को स्पर्श करता है। जहां कागज ग्लोब को स्पर्श करता है उसको हम कहते हैं प्रक्षेप केंद्र। उसको हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप केंद्र। और फिर जहां से प्रकाश के आने की हम कल्पना करते हैं कि प्रकाश कहां से आएगा, वो प्रकाश का जो प्रकाश आता है उसको हम कहते हैं उत्पत्ति केंद्र और प्रक्षेपण केंद्र। कि कागज हमने कहां लगाया और प्रकाश कहां से आया। दोनों तरीके के आधार पे खमद्दे प्रक्षेप 3 प्रकार के होते हैं। कागज कहां रखा, यदि मान लो आपने ध्रुव पे रखा तो फिर ये ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप हो जाएगा। आपने विषुवत रेखा को स्पर्श कराया तो विषुवत रेखीय खमद्दे प्रक्षेप हो जाएगा। और आपने यदि बीच में स्पर्श कराया तो हम उसको कहते हैं तिर्यक। ये बीच वाला जो होता है इसको हम तिर्यक खमद्दे प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक खमद्दे प्रक्षेप कहते हैं। और प्रकाश आएगा उसके आधार पे भी इसके 3 प्रकार होंगे। अभी हम देखते हैं खमद्दे प्रक्षेप कहेंगे किसे। सबसे पहले आप देखिए खमद्दे प्रक्षेप नाम किसका होता है। जब ग्लोब पर क्या करेंगे, प्रक्षेपण तल या कागज को प्रक्षेपण तल हमारा कागज ही होता है। कागज को समतल रखते हुए ग्लोब को स्पर्श करवाया जाता है तथा किसी प्रक्षेपण विधि या आप देखेंगे असंदर्श विधि।
असंदर्श विधि का मतलब होता है गणितीय विधि। असंदर्श विधि द्वारा हम क्या करेंगे, अक्षांश देशांतर के जाल को कागज पर निरूपित कर देते हैं तो उसे खमद्दे प्रक्षेप कहते हैं। ये आपकी बात होती है, ये खमद्दे प्रक्षेप होता है। हाँ भाई, राम राम महेंद्र, बिल्कुल राम राम, नमस्ते। अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? आपको एक बात पहले मोटी मोटी ये समझ में आनी चाहिए कि जब शंकु प्रक्षेप था तो हमने कागज के शंकु को, तो हमने क्या किया था, कागज के शंकु को ग्लोब के अंदर डाला था। जब बेलनाकार था तो हमने इस बेलन को किसके अंदर डाला था, ग्लोब के अंदर डाला था। खमद्दे में हम सीधा इसको ग्लोब को स्पर्श कराएंगे, सीधा ही ऐसे सीधा ही स्पर्श कराएंगे, उसका नाम होगा खमद्दे प्रक्षेप। क्या नाम होगा? खमद्दे प्रक्षेप नाम होगा। हाँ, इसे शिरोबिंदु प्रक्षेप भी कहते हैं, इसे शिरोबिंदु प्रक्षेप भी कहते हैं, इसे शिरोबिंदु प्रक्षेप भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा, अब हम आते हैं यहां, हमारे एक तो आपका वर्ड होता है प्रक्षेप केंद्र, प्रक्षेप केंद्र, तो सीधा आप इसके ऐसे लिख देंगे, जहां कागज ग्लोब को स्पर्श करता है, ग्लोब को स्पर्श करता है, उसे प्रक्षेप केंद्र कहते हैं, उसे प्रक्षेप केंद्र कहते हैं। एक बात। दूसरी बात आपके एक होता है उत्पत्ति केंद्र। उत्पत्ति केंद्र क्या होता है? जहां से प्रकाश के आने की कल्पना की जाती है, उसे उत्पत्ति केंद्र कहते हैं, उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है भी, उसको क्या कहते हैं? उत्पत्ति केंद्र। एप्लीकेशन पर नहीं चल रही है जी, क्यों भाई? एप्लीकेशन पे क्यों नहीं चल रही? चल रही है, अभी तो मैंने देखी थी। कैसे नहीं चल रही बताओ? मेरे फोन में तो चल रही है अभी, ये चल रही, लाइव चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महेंद्र सही चल रही है यार। आपके कोई फोन में एक बार दिक्कत आ रही होगी और अब उसको सुनेगा कैसे? चल नहीं रही तो, और कहीं तो चल ही नहीं रही अभी। हाँ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फोन में सही चल रही है। ये बात भी सही है। क्या बताना चाह रहा है? कुछ और बताना चाह रहा होगा। अच्छा, ये कह रहा है कि सर लेक्चर नंबर 1 नहीं चल रहा, उसमें लेक्चर नंबर 1 नहीं चल रहा। बेटा ये बात चलो कोई करेंगे इसका सॉल्यूशन भी। लेक्चर नंबर 1 नहीं चल रहा तो मैं अभी दिखवाता हूं उसको। एप्लीकेशन में लेक्चर नंबर 1 नहीं चला, सॉरी मैं सही नहीं समझ पाया। हाँ, आपने लिखा था सर जी लेक्चर नंबर 1 एप्लीकेशन पे नहीं चल रहा। अभी मैं आपको इसके बारे में क्लास के बाद, अभी तो कैसे करूंगा, क्लास के बाद जो है वो मैं पता करके आपको चेक कर दूंगा मेरे फोन से,
मेरे में नहीं चल रही होगी तो मैं आपको इसके बारे में चेंज करवा दूंगा, वीडियो को आज ही करवा दूंगा, फिर से याद दिला देना एक बार। हाँ, अभी तो आपके पास मेरे फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब है, कॉल वॉल कर लिया करो, ऐसी टेक्निकल समस्या हो तो बिल्कुल कोई इशू नहीं होता। हाँ चलो, अगली बात समझ में आ गई, ये वाली बात होती है। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए क्या, प्रक्षेपण तल के आधार पर तथा प्रकाश की स्थिति के आधार पर, खमद्दे प्रक्षेप तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये तो बहुत आसान है और इसमें पूछने वाली भी क्या बात है, कोई विशेष बात नहीं है। इसको तो आप क्या कहोगे, इसको तो कहोगे ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप। क्यों कहोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कागज कहां स्पर्श कर रहा है, 90 डिग्री उत्तर को, तो ये हो गया ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप। इसमें कागज कहां स्पर्श कर रहा है, विषुवत रेखा को, तो इसका नाम हो जाएगा भूमध्य रेखीय खमद्दे प्रक्षेप, भूमध्य रेखीय खमद्दे प्रक्षेप नाम हो जाएगा। और इसका जो बीच में स्पर्श करता है कागज, इसका नाम होता है तिर्यक खमद्दे प्रक्षेप। ये आपके कागज के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। तिर्यक को ओब्लिक बोलते हैं, ओब्लिक, ये लिखा है ना, OBLIQUE, ऑब्लिक केस होता है। ऑब्लिक जेनिथल प्रोजेक्शन, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ महेंद्र, कोई बात नहीं, आपके पास मेरे नंबर नहीं तो व्हाट्सएप पे एक भी सर्च कर लेना, मैं डाल दूंगा अभी एक बार। और महेंद्र सिहाग, और आप कॉल वॉल कर लिया करो बेटा, किसी भी प्रकार की, किसी भी बच्चे के कोई समस्या हो एप्लीकेशन पे, तो वो कॉल सेंटर करने की बजाय पहले मुझे पर्सनली फ़ोन कर ले। भाई मैं कितना ही बिजी रहूं, जब हम अपना काम प्रॉपर नहीं कर रहे तो बिजी फ्री का क्या मतलब होता है, कोई मतलब ही नहीं होता। आपको कोर्स पैसे में बेचा है, फ्री में तो दिया ही नहीं, और जब आपको बेचा है तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। हाँ, ये आपके 3 प्रकार थे, तीनों प्रकार समझ गए। इसमें मुझे लगता नहीं कोई लिखवाने की जरूरत नहीं। कागज ध्रुव को स्पर्श करता है, कागज बीच के अक्षांशों पे स्पर्श करता है, कागज विषुवत रेखा को स्पर्श करता है। अच्छा, अब आप देखिए, इसमें आपका प्रकाश जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये एक बार देखना है। हाँ, प्रकाश जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, प्रकाश की स्थिति के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या होता है, केंद्रक प्रक्षेप। इसमें प्रकाश ग्लोब के केंद्र से आता है। कहां से आता है, ग्लोब के केंद्र से। इसको क्या बोलेंगे, नोमोनिक प्रक्षेप। आप याद रखें, नोमोनिक, आपके ऐसे लिखाए गए नोमोनिक प्रक्षेप। जो बच्चा इस बात को समझ जाता है उसकी दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती, कि फिर बाकी चीजें आप कल्पना अपने आप कर लोगे। नोमोनिक प्रक्षेप, केंद्र से प्रकाश आ रहा है तो अक्षांशों के बीच की दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। देखो, अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, आगे आपको और दिखा दूंगा। ये जो आप केंद्र से दूर जाते जाओगे, अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगला देखो, अगला आपका जब विपरीत केंद्र पे होता है तो इसका नाम होता है त्रिविम प्रक्षेप। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें प्रकाश जो होता है वो विपरीत स्थान से आता है, मतलब इधर कागज स्पर्श किया तो विपरीत स्थान पे आएगा। देखो, आप यहां गौर करोगे तो इनके बीच की दूरी, इन दोनों अक्षांशों के बीच की इसमें अंतर है, ये थोड़ी कम है, ये थोड़ी ज्यादा होगी,
क्योंकि बीच से प्रकाश आएगा तो ज्यादा इधर जाएगा, नीचे से आएगा तो थोड़ा कम जाएगा। अब देखो अगली बात पे आ जाओगे आप। अभी आपको आगे ये और चीजें समझाऊंगा। इसमें प्रकाश जो आ रहा है वो अनंत से आ रहा है, तो इसका नाम होता है लंब कोणीय, लंब कोणीय प्रक्षेप। मतलब आपको इंग्लिश में नाम मिले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो आप सीधा सोच लोगे प्रकाश कहां से आएगा, अनंत से, अनंत से। स्टीरियोग्राफिक आए तो आप अपने आप समझ लोगे विपरीत केंद्र से, और नोमोनिक का मतलब प्रकाश कहां से आएगा, केंद्र से। इतना तो समझ सकते हो। कई बार तो इसी के आधार पे ही आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। चलो ये जो बात है ये लिखूं क्या, लिखूं क्या, चलो लिख देता हूं। नंबर 1, ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप। तो हम सीधा लिखेंगे इसमें कागज, कागज ध्रुव को स्पर्श करता है, कागज ध्रुव को स्पर्श करता है। बस इतनी बात है, और क्या है। दूसरा, मान लो आप भूमध्य रेखीय खमद्दे प्रक्षेप, तो इसमें क्या होगा, कागज भूमध्य रेखा को स्पर्श करता है। अब तीसरा ही काम का बात है इसमें, तिर्यक, तिर्यक खमद्दे प्रक्षेप, तिर्यक खमद्दे प्रक्षेप। इसमें कागज ध्रुव व विषुवत रेखा के बीच, विषुवत रेखा के बीच स्पर्श करता है। तो ये तो आपकी इसके आधार पे हो गया। अब आप प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर पहला आपका होता है जिसको आप कहोगे केंद्रक या नोमोनिक, नोमोनिक जी साइलेंट होता है इसमें, खमद्दे प्रक्षेप। जेनिथल प्रोजेक्शन तो बार बार लगेगा ही। प्रकाश कहां से आएगा, प्रकाश आएगा ग्लोब के केंद्र से, प्रकाश आएगा ग्लोब के केंद्र से। दूसरा आपका होता है तिरिवीम, तिरिवीम, तिरिवीम को हम क्या कहेंगे, स्टीरियोग्राफिक, स्टीरियोग्राफिक, इंग्लिश में उधर लिखा है स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप। प्रकाश कहां होगा, प्रकाश ग्लोब के विपरीत बिंदु पर, विपरीत बिंदु पर, मतलब उस वाले भाग से। तीसरा आपका होता है लंब कोणीय। बेटा बहुत आसान है, लंब कोणीय। लंब कोणीय को आप ऑर्थोग्राफिक बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप। प्रकाश अनंत, अनंत से आने की, अनंत से आने की कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है। प्रकाश अंत से आने की, अनंत से आने की कल्पना की जाती है। इस आधार पे आपके ये प्रकार थे। चलो अब बताओ, इतना समझ में आ गया क्या। अब देखो बहुत सारे प्रक्षेप बन जाते हैं खमद्दे में, खमद्दे में बहुत सारे प्रक्षेप बन जाते हैं। अब सब हमने तो पढ़ेंगे, न हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है, तो हम उतने ही पढ़ेंगे जितने हमारे लिए जरूरी है। और अब हमारा अगला प्रक्षेप है ये वाला, इसका नाम है नोमोनिक ध्रुवीय खमद्दे प्रक्षेप। अच्छा आप क्या करोगे, ध्रुवीय खमद्दे का मतलब ये हो गया समतल कागज स्पर्श करेगा, ध्रुवीय का मतलब ध्रुवों को स्पर्श करेगा, नोमोनिक का मतलब प्रकाश कहां से आएगा, केंद्र से।
अब आप खुद सोच लो, प्रकाश केंद्र से आएगा तब क्या होगा? प्रकाश केंद्र से आएगा, ये आपके प्रकाश केंद्र से आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ध्रुव था, तो ये आपका देखो, ये वाला कहां जाके छपा है, मतलब इसके बीच की दूरी कितनी बढ़ गई? बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई ना। इसीलिए आप देख रहे हो कि इस अक्षांश और इस अक्षांश के बीच में कितनी दूरी है? अरे ये अंतर तो 20 डिग्री का ही है, ये भी 20 का है, ये भी 20 का है। यहां से यहां आप देखो कितनी है, और फिर ये कितनी है, फिर ये कितनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अक्षांशों के बीच की दूरी तो बराबर रहती है, इसमें तो बढ़ गई। तो इसका मतलब जैसे आप केंद्र से दूर जाओगे, मानचित्रों की आकृति में क्या हो जाएगा बताओ? आकार जो है वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां तो क्या होता है? यहां तो सब सही है भाई, यहां तो ये वाली जो है ना, यहां तक तो सही है ही, ये आपका अक्षांश भी सही है, और ये भी लगभग लगभग सही है, लगभग लगभग सही है। इससे आगे वाले में ज्यादा गड़बड़ है, तो ध्रुवों के आसपास के लिए सही हो गया। यहां अक्षांशों की भी लंबाई सही होगी, और देशांतर सब ऐसे ही होती है। देशांतर तो सभी केंद्र से बाहर की ओर जाती है, यहां पे भी केंद्र से बाहर की ओर जाएंगी, तो इसका मतलब यहां ये सही है। अब यहां आप किसी स्थान की आकृति बनाओगे तो वो आकृति भी सही बनेगी और दिशा भी सही बनेगी, आकृति भी सही बनेगी, दिशा भी सही बनेगी, लेकिन क्षेत्रफल सही नहीं बनेगा, क्योंकि क्षेत्रफल इसमें बाहर की ओर जाने पे बढ़ जाएगा। ठीक है, बाहर की ओर जाने पर अरे यहां तो बढ़ ही जाएगा, आकृति तो सही बन जाएगी। आकृति तो क्यों सही बन जाएगी? क्योंकि जितनी अक्षांशों देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ रही है, उतनी अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ गई, तो आकृति तो सही हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल सही नहीं रहेगा, क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी आपको पहले नाम लिखना है इसका, केंद्रक। केंद्रक, इसी का नाम होता है नोमोनिक। नोमोनिक। अच्छा, ध्रुव का है तो ध्रुवीय, कागज समतल था तो खमद्य प्रक्षेप, क्योंकि हमने कोई शंकु या बेलन तो बनाया ही नहीं था, शंकु या बेलन नहीं बनाया था, तो ये नाम हो गया। अब इसमें आप पहले 3 चीज देखें। प्रकाश स्रोत, प्रकाश कहां से आ रहा है? ग्लोब के केंद्र से। अभी आपको सब चीजें इमेजिन करनी, कल्पना करनी है। दूसरी, प्रक्षेपण तल। प्रक्षेपण तल कहां होता है? ध्रुव होता है, ध्रुव पे स्पर्श किया है। अच्छा, प्रकाश की सहायता से बना है तो कैसा प्रक्षेप है? संदर्श प्रक्षेप है। ठीक बात है जी, इतनी बातें हमें सब समझ में आती हैं। दूसरी बात आपको, क्योंकि बाद में बच्चे याद करें नहीं करें, यही बता देता हूं, यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप। और जब बेटा यह आकृति सही है और दिशा सही है, तो आप खुद भी सोच सकते हो इसमें कौन कौन से प्रक्षेप बन सकते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के मानचित्र बन सकते हैं, नौकायन से संबंधित प्रक्षेप बन सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में धारा दिखानी है, पवन की दिशा दर्शानी है, नौकायन के मैप बनाने, तो वो सब आपके दर्शाए जा सकते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? अब इसकी पूरी विशेषताएं लिखवाऊं क्या? पूरी विशेषताएं आपको वैसे उधर दिख रही हैं, फिर भी मैं लिखवा देता हूं। ध्रुव को वास्तविक रूप में बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है जी। अच्छा, आपको पता है ध्रुव तो बिंदु ही होता है, इसका मतलब सही है। क्यों? जबकि अन्य सभी अक्षांश सकेंद्रीय वृत्त के रूप में हैं।
ठीक है जी, वो तो हमें दिख ही रहा है, सब सकेंद्रीय वृत्त है, ये वाला भी वृत्त है, केंद्र के चारों ओर ये भी वृत्त है, ये भी आपका एक्चुअल में देखें तो वृत्त ही है। हाँ, बाकी सब सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है जी। अगली काम की बात, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बाहर की ओर जाने पर तेजी से बढ़ती है। देखो, आपको ये याद नहीं रखनी, ये आपको इतना ही याद रखना है कि जब प्रकाश केंद्र से आएगा, तो देखो इसका प्रकाश इधर ही पड़ जाएगा, इसका इधर, और इसका टेढ़ा जाएगा, और टेढ़ा जाएगा तो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, क्या 0 डिग्री को इसमें दर्शा सकते हो? मतलब ही नहीं है। अरे प्रकाश यहां से जाएगा तो 0 का तो छाया इधर जाएगी, कागज रह गया ऊपर। तो आप बताओगे इस प्रक्षेप में विषुवत रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता है। विषुवत रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता मतलब ही नहीं है। विषुवत रेखा की परछाई कैसे पड़ेगी? वो कागज तो ग्लोब के उत्तरी ध्रुव पे रह गया, और विषुवत रेखा का प्रकाश जो छाया है वो हो जाएगी बराबर में, कागज रह गया ऊपर, मतलब ही नहीं है, भी नहीं जाएगी। सही बात है। अगली बात, सारी बात ही लिख देता हूं। हाँ, सही बात है बेटा। देशांतर सरल रेखाओं के रूप में केंद्र से बाहर की ओर खींची जाती है। ठीक बात है, जितने जितने भी दूरी पे होती है उसी हिसाब से खींची जाती है। देशांतरों के बीच की दूरी भी भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, अच्छा भूमध्य रेखा इसमें होती नहीं है तो हम ये भूमध्य रेखा वर्ड यूज नहीं करेंगे। दूरी भी बाहर की ओर जाने पर बढ़ती है। देशांतरों के बीच की दूरी भी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है भी। हाँ, ध्रुवों से दूर जाने पर मापनी अशुद्ध होती जाती है। मापनी जो है वो अशुद्ध होती जाती है, बिल्कुल सही बात है। ध्रुवों से दूर जाने पर क्षेत्रफल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। हाँ, क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये सही बात है भाई, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। अगली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लिख दिया था। यह प्रक्षेप यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है। शुद्ध दिशा लिखेंगे भाई, शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है। शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है, यथाकृतिक होता है और शुद्ध दिशा प्रक्षेप होता है। इसमें दिशा, हाँ दिशा
90 डिग्री से 60 डिग्री तक ही शुद्ध रहती है। इससे आगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आगे तो आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, अब बताओ आप, ये वाली बात भी आप दिमाग में सेट ही रखो कि 90 से 60 तक ही काम का है ये। आपने इधर वाले में देखा भी होगा कि भाई जैसे 50 आगे है ये, 90, 70, 50, थोड़ा सा और आगे तक मान लो, बाद में तो फाल्टी है ये, बाद में काम का नहीं है। उपयोग क्या होगा इसका? तो अभी आप समझ गए, आकृति सही है और दिशा सही है, ध्रुवों पे सही है। तो फिर बिना सोचे ही हम बता देंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में नौकायन, ध्रुवीय क्षेत्रों में नौकायन, वायुयान चार्ट व सामान्य मानचित्र। भाई कोई भी आकृति से संबंधित कोई और भी बनाना हो, सामान्य मानचित्र बनाने में उपयोगी। अच्छा, ध्रुवीय क्षेत्र पे कौन होता है? आर्कटिक महासागर होता है। तो आर्कटिक महासागर का आपको मैप बनाना है तो सही है। क्यों? ठीक बात है। आपको ध्यान रखना है ये यथाकृतिक है और शुद्ध दिशा है। तो आपको कोई पॉलिटिकल मैप बनाना हो तो भी चल जाएगा, और दिशा शुद्ध है तो देखो नौकायन और वायुयान चार्ट दोनों के लिए यही काम आएगा, क्योंकि इसमें दिशा शुद्ध रहती है ध्रुवीय क्षेत्रों में, इसलिए काम का है। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? बताओ भी। आई तो फिर अगली बात पे चलता हूं। फिर मैं अगली बात पे चलेंगे। ओके, ये हमारा क्या आ गया? त्रिवीम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। इसका मतलब प्रकाश कहां से आएगा? यहां से। ये क्या है? ये नॉर्थ पोल है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, तो ये 90 डिग्री साउथ है, मतलब विपरीत स्थान से आता है। अब आप देख लो कि अक्षांशों के बीच दूरी उतनी नहीं बढ़ी जितनी केंद्रक में थी। जितनी, अरे तो केंद्रक वाला तो 0 डिग्री को छाप ही नहीं सकता, इसमें आप 0 डिग्री को भी छाप सकते हो। बेटा ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं सर कम समझ में आता है। बेटा तो समझ में तब आएगा जब आप खुद अपना दिमाग लगाओगे। अब बताओ, यहां से प्रकाश आ रहा था, तब आप इस 0 डिग्री को कैसे छाप दोगे खमद्य प्रक्षेप में? इसमें आप छाप दोगे, क्योंकि इसमें प्रकाश यहां से आ रहा है तो 0 का यहां प्रकाश चला जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हो ये 0 डिग्री रहा, ये 15 रहा, उसमें 15 और 0 कहां था? नहीं था। तो कुछ चीजें तो आपको अपने आप समझ में आ जाती हैं। हाँ, फिर आपको पता है सभी के सभी जो अक्षांश वो सेकेंद्रीय वृत्त होते हैं, ध्रुव जो होता है वो केंद्र है। ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये लगभग यहां तक तो शुद्ध ही है भाई, यहां तक तो शुद्ध ही है। इसकी दिशा भी शुद्ध रहेगी यहां तक, क्योंकि पहले वाली सेम सिचुएशन है, और आकृति भी शुद्ध रहेगी, और दोनों चीज शुद्ध रहेंगी। क्षेत्रफल तो अभी भी शुद्ध नहीं रहेगा, आगे जाने पर बढ़ जाएगा, आगे जाने पर बढ़ जाएगा। इतनी न तो देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है और न अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ती है। तो क्षेत्रफल तो ये अभी भी क्या नहीं है, अभी भी सही नहीं है। अरे देशांतरों के बीच की दूरी बढ़े तो गी, लेकिन इतनी थोड़ी बढ़ेगी जितनी इन्होंने बढ़ा दी, इतनी नहीं बढ़ेगी। सब देशांतर ऐसे आती हैं, तो आप बताओ विषुवत रेखा पे ऐसे थोड़ी बढ़ती, वहां से ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलती भाई। देशांतरों के बीच की दूरी यहां तो बहुत ज्यादा होगी, इतनी नहीं हो सकती। ये हमारे पास स्केल सही नहीं है। नहीं, आप देखोगे तो यहां तो डबल हो जाएगी विषुवत रेखा पे, तो ये विषुवत रेखा पे तो सही नहीं है। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो इसका नाम लिखो। नाम क्या होगा? त्रिवीम ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। ध्रुवीय का मतलब ये कागज ध्रुव को स्पर्श करेगा। त्रिवीम है, इसका मतलब प्रकाश कहां से आएगा? विपरीत स्थान से। सबसे पहली बात संदर्श प्रक्षेप। क्यों? क्योंकि प्रकाश की सहायता से बनाए गए। अच्छा, और बताओ प्रक्षेपण तल कहां है?
प्रक्षेपण तल कहां है? ध्रुव। ये सब विषुवत रेखा के भी बन सकते हैं, लेकिन विषुवत रेखा के लिए मर्केटर उचित है, तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है। आगे देखो, प्रकाश कहां से आएगा? प्रकाश स्रोत विपरीत बिंदु से, विपरीत बिंदु से, जहां आपने स्पर्श किया उसके विपरीत बिंदु से आएगा। ठीक है, याद रखना यह भी क्या है? यथाकृतिक व शुद्ध दिशा प्रक्षेप। अच्छा, शुद्ध दिशा प्रक्षेप है और यथाकृतिक है, तो आप समझ गए कि इसमें भी जो पहले वाले में काम आया था सेम काम आएगा। इसमें बस दो ही चीज काम की है जो पेपर में नहीं आनी। एक तो इसमें विषुवत रेखा को दर्शाया जा सकता है, ये काम की बात है ना, ये काम की बात है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर ये यथाकृतिक कैसे? बेटा, इसमें जितनी देशांतरों के बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ती है, मतलब वास्तविक आकार से जितनी देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है, उतनी अक्षांशों के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। और जब दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो आकृति तो वही रह जाएगी। आपकी फोटो पिछले 3 दिन से लगातार मैं बता रहा हूं, ये आप 1 फुट चौड़े हो, आपको 2 फुट चौड़ा बना दिया, तो आप 6 फुट हो तो 12 फुट भी तो बनाना पड़ेगा ना, तभी तो आप ऐसे कैसे रहोगे। तो यही सेम बात है, जितनी देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है उतनी ही उसी अनुपात में अक्षांशों के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, और इसलिए ये यथाकृतिक होता है। क्या होता है? यथाकृतिक होता है, इसलिए यथाकृतिक होता है। और जब यथाकृतिक होता है तो दुष्शुद्ध दिशा हो जाता है अपने आप। हाँ, इसकी विशेषताएं लिखें, वैसे कोई ज्यादा जरूरत तो नहीं होती। विशेषताएं, ध्रुव केंद्र के रूप में, केंद्र के रूप में तथा बाकी अक्षांश, बाकी अक्षांश सकेंद्रीय वृत्त के रूप में खींचे जाते हैं, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में खींचे जाते हैं। अगला खास बात, इसकी खास बात पहले वाले की बजाय विषुवत रेखा को भी, विषुवत रेखा को भी दर्शाया जा सकता है। अब ये बात आप कितनी बार भी रट लेना, कभी याद नहीं होगी। तभी याद होगी जब आप ये सोचोगे कि प्रकाश जब विपरीत स्थान से आएगा तो विषुवत रेखा जो कागज पे छप जाएगी, और जब प्रकाश यहां से आएगा तो कागज पे नहीं छपेगी। तो नोमोनिक में तो विषुवत रेखा नहीं दर्शाई जाएगी और त्रिविम में दर्शाई जाएगी। और अभी आप अगला और पढ़ोगे ना, तब आपको और समझ में आ जाएगी अगली बात। हाँ, देशांतर सरल रेखा होती है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है मुझे, नहीं मतलब ये कि लगता है कि हाँ, याद रखें, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी, बीच की दूरी वास्तविकता से जितनी अधिक बढ़ती है उसी अनुपात में अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी भी बढ़ती है। अतः यह प्रक्षेप यथाकृतिक प्रक्षेप
है, यथाकृतिक प्रक्षेप है, उसमें तो ध्रुवों की ओर जाने पर ज्यादा दिक्कत आ गई थी, ज्यादा दूरी बढ़ गई थी अक्षांशों के बीच की, इसलिए वो यथाकृतिक तो था लेकिन ध्रुवों के पास पास था। ये ज्यादा दूरी तक ठीक रहता, उसकी बजाय ज्यादा दूरी तक ठीक रहता है। इसमें आप याद रखेंगे, इसमें भी क्षेत्रफल अशुद्ध रहता है, और जब क्षेत्रफल अशुद्ध रहता है तो आप समझ जाओ कि वितरण मानचित्र नहीं बनाएंगे हम। एक बात हम याद रखेंगे, दिशा चारों ओर शुद्ध रहती है, दिशा चारों ओर शुद्ध रहती है। अब आप आ जाओ अगली बात पे, और अगली बात हमारी होती है, हमेशा कोई भी प्रक्षेप हम बनाते हैं तो उसका उपयोग क्या होगा। इसका उपयोग मेनली यूएसए व कनाडा में मौसम मानचित्र, मौसम मानचित्र में पवन की दिशा, बादल की दिशा, दिशा का खेल ज्यादा होता है। यूएसए व कनाडा में मौसम मानचित्र बनाने में ज्यादा काम लिया जाता है, ज्यादा उपयोगी बोल दो आप, काम भी क्यों लिया जाता है ये भी क्यों बोलो, ज्यादा उपयोगी। एक तो ये काम की बात है, एक आप और भी बात समझ सकते हो, एक गोलार्ध पूरा प्रदर्शित प्रदर्शित किया जा सकता है। हां, पहले वाले में नहीं किया जा सकता था, पहले वाले में नोमोनिक में पूरा नहीं हो रहा था, वो आप देख रहे थे 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जीरो से लेके आप आगे तक आ रहे हो तो 30 डिग्री तक आ सकता था, विषुवत रेखा तो उसमें आ ही नहीं सकती थी। इसमें ऐसा नहीं है, तो आप ये कह सकते हो यथाकृतिक है। हां, यथाकृतिक है मतलब आकृति सही बनेगी, तो फिर एक गोलार्ध का मानचित्र तो बना ही सकते हैं। अतः किसी एक गोलार्ध, जैसे आपको उत्तरी अमेरिका का मानचित्र बनाना है बना लो, यूरोप का बनाना है बना लो, भाई बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का बनाना है बना लो। जो दोनों गोलार्धों में उसके लिए सही नहीं है, जैसे दक्षिण अमेरिका का नहीं बनेगा, एशिया को कुछ भाग नीचे रह जाएगा, अफ्रीका का नहीं बनेगा। आपको अफ्रीका का बनाना है तो बेलनाकार प्रक्षेप काम में लेना पड़ेगा। यथाकृतिक है, अतः किसी एक गोलार्ध का सामान्य मानचित्र बनाने में उपयोगी है। ये इसकी खास बात है। चलें इस बात को भी, अरे हमें अब आपका ये वाला प्रक्षेप आ गया, इसमें आपको क्या फीलिंग आ रही है कि प्रकाश कहां होगा बताओ? जल्दी से आप कमेंट करो, पहले आप कमेंट करो फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। पहले आप कमेंट करो फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या? आवाज ऊज सब सही आ रही है, कोई समस्या तो नहीं है ना?
सही आ रही है आवाज? तो बस कमेंट कम आ रहे हैं, कहां खो जाते हैं पता नहीं बच्चे। चलो अगली बात पे चलें। हमारा नाम लगेगा इसमें लंब कोणीय। अच्छा जी, लंब कोणीय, फिर से आपका ध्रुवीय, नॉर्थ पोल लिखा हुआ, ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप। अच्छा आप मुझे ये बताओ, इसमें प्रकाश कहां से आ रहा है? आपको इतनी देर में तो क्लियर पता चल जाना चाहिए, ये आपका कागज है, क्यों? यही तो बात है, ये अक्षांश है। अच्छा आप बताओ, ये सब नजदीक हो गए, इसका मतलब प्रकाश कहां से आ रहा है? अनंत से। प्रकाश कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। और अनंत से आ रहा है तब ये जो है ना, इसकी दूरी भी आ जाएगी, और इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, इसकी यहां, इसकी यहां। जो जो आप विषुवत रेखा की ओर जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगी? अक्षांशों के बीच की दूरी घट जाएगी। अक्षांशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अक्षांशों के बीच की दूरी घट गई तो एक बात तो क्लियर हो गई कि यथाकृतिक नहीं है, आकृति सही नहीं है। आकृति तो इसलिए सही नहीं है तो पिचक जाएंगे ऐसे, एक बात। अच्छा, ये अक्षांशों के बीच की दूरी उसी अनुपात में घटती जितनी देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ गई, उसी अनुपात में देशांतरों के बीच की दूरी वास्तव में इतनी थी जितनी बढ़ी, उसी अनुपात में अक्षांशों के बीच की दूरी घट जाती तो ये शुद्ध क्षेत्रफल वाला हो जाता। अब इसमें क्षेत्रफल भी शुद्ध नहीं है। जब आकृति शुद्ध नहीं है, क्षेत्रफल शुद्ध नहीं है, तो दिशा भी शुद्ध नहीं है, और तीनों ही शुद्ध नहीं है तो कोई काम का नहीं है। अब ऐसे तो हमें नहीं कहना चाहिए कोई काम का नहीं है, हाँ, लेकिन कोई विशेष काम का बचेगा नहीं है। आप कोई ध्रुवों पे, कोई अंतरिक्ष में आपको कोई पिंड देखने कि कौन सा उल्का पिंड कहां से गिरा, कौन सी सैटेलाइट कहां है, तो भले ही, बाकी और कोई काम नहीं आ सकता, क्योंकि न तो ये यथाकृतिक है और न ये शुद्ध दिशा है। अच्छा, संदर्भ है, असंदर्भ है, तो संदर्भ, संदर्श प्रक्षेप क्यों प्रकाश की सहायता से बनाए गए? प्रकाश स्रोत कहां है? प्रकाश स्रोत अनंत में, और जब अनंत से प्रकाश आएगा तो ये विषुवत रेखा नजदीक हो जाएगी, नजदीक हो जाएगी। ये बात समझ में आई क्या? हाँ, और प्रक्षेपण तल तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। प्रक्षेपण तल और पेपर की दृष्टि से तो पेपर वाला खुद बताएगा कि कागज कहां स्पर्श किया गया है, प्रकाश कहां से आएगा, दोनों बात बताएगा अगला। आपको तो आगे की बात बतानी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी जो है उसी को आप समझे। यह ने तो यथाकृतिक और ने ही शुद्ध क्षेत्रफल मानचित्र है। अच्छा, न तो इसमें आपका क्षेत्रफल शुद्ध है, आप बताओ, न तो क्षेत्रफल शुद्ध है, और न आकृति शुद्ध है, न दिशा शुद्ध है, और जब कुछ भी शुद्ध नहीं है तो हम इसको काम भी क्या लेंगे भाई, बताओ। तो ये आपकी बात है इसमें, ठीक है। अब आपको इसका बताओ, क्या बताऊं, विशेषताएं बताऊं, कोई काम तो आनी नहीं होती। विशेषताएं, ध्रुव केंद्र के रूप में तथा बाकी अक्षांश से केंद्रीय वृत्त
वृत्त के रूप में खींचे जाते। ठीक है जी, हमें भी दिख रहे हैं सारे केंद्र के चारों ओर वृत्त। एक बात हमें और दिख रही है, अक्षांशों के बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा की ओर जाने पर तेजी से घटती है, तेजी से घटती। बीच की दूरी, अक्षांशों के बीच की दूरी, सही लिखा है मैंने। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। देशांतरों के बीच की दूरी तो बढ़ती है और अक्षांशों के बीच की दूरी घटती है, लेकिन ये उस अनुपात में नहीं घटती जिस अनुपात में देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है। नहीं तो ये क्या हो जाता, शुद्ध क्षेत्रफल वाला हो जाता। अच्छा, प्रकाश अनंत से आ रहा है तो भूमध्य रेखा को प्रदर्शित किया जा सकता है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, रटेंगे कौन से प्रक्षेप में भूमध्य रेखा को प्रदर्शित किया जा सकता है, नोमोनिक में, लंबकोणीय में, नोमोनिक में, लंबकोणीय में। ऐसे नहीं होता बेटा, आप सीधा समझो, प्रकाश जब ग्लोब के केंद्र से आएगा तो विषुवत रेखा कागज पे छाया ही नहीं आएगी, तो केंद्र या नोमोनिक में विषुवत रेखा को नहीं दर्शाया जा सकता। विपरीत स्थान से आएगा तब भी विषुवत रेखा की परछाई कागज पे चली जाएगी, अनंत से आएगी तो भी चली जाएगी। विषुवत रेखा से आएगी तो अक्षांशों के बीच की दूरी भाई विपरीत स्थान से आएगी तो भी अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ेगी, और जब अनंत से आएगी तो अक्षांशों के बीच की दूरी घटेगी। उपयोग, इस प्रक्षेप का उपयोग बहुत कम होता है। इस प्रक्षेप का उपयोग बहुत कम होता है। खगोलीय मानचित्रों के लिए यह प्रक्षेप उपयोगी है। यह प्रक्षेप उपयोगी है, यह भी इसकी खास बात है। हाँ, बस और कोई काम हो नहीं सकता, तो न तो यथाकृतिक है, न शुद्ध दिशा है, न शुद्ध क्षेत्रफल है। जब इतनी चीज नहीं है तो आप बताओ काम भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो सर क्षेत्रफल दर्शाना हो ध्रुवों का, तो फिर नाम में भी तो समदूरस्थ आएगा, या तो इक्वल डिस्टेंस या इक्वल एरिया आएगा। ये इक्वल एरिया आएगा, समदूरस्थ में तो नहीं बनेगी बात, इक्वल एरिया आएगा, उसी में आपका क्षेत्रफल शुद्ध रहेगा। आगे वाला देखो, ये आ गया, ये समदूरस्थ आ गया, समदूरस्थ आ गया, नाम देखे भी नहीं पता चल गया, समदूरस्थ आ गया। लेकिन हमें पता भी चल गया था, क्योंकि इससे जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी है और उतनी दूरी इसकी है। लेकिन आप एक चीज देख रहे हो क्या, देशांतरों के बीच की दूरी तेजी से बढ़ रही है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब सारे अक्षांश बराबर दूरी पे, ध्रुव को केंद्र, ध्रुव को कागज स्पर्श करे ध्रुवीय,
खमद्दे प्रक्षेप, इतना एग्जामिनर नाम में देगा। और जैसे हमसे इसका उपयोग पूछेगा या कोई खास बात पूछेगा तो हम बता देंगे इसमें अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। अच्छा, जैसे अक्षांशों के बीच की दूरी समान हुई, आप एक बात बता दो कि शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप नहीं है। क्यों? क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी दूरव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर बढ़ेगी इसमें। और जब जितनी देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ेगी उतनी या तो आप अक्षांशों के बीच की दूरी कम करो तो बनेगा शुद्ध क्षेत्रफल। और जितनी देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ रही उसी अनुपात में अक्षांशों के बीच की दूरी बढ़ा दोगे तो यथाकृतिक बनेगा। तो न तो ये यथाकृतिक है और न इसका क्षेत्रफल शुद्ध है, कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। ये मैं आपको बता भी देता हूं, मना भी कर देता हूं, ऐसे हम नहीं कहते। समझ में आई बात? खमोदय प्रक्षेप, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोलर जेनिथल। अच्छा, पोलर जेनिथल का मतलब तो जेनिथल खमोदय पोलर ध्रुवीय इक्वल। इसके आगे क्या लगेगी? इक्वल के आगे डिस्टेंस लगेगी, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस प्रोजेक्शन। आप समझ गए? तो ये इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस, समदूरस्थ है, अक्षांश समान दूरी पे। अच्छा, ऐसा कोई भी प्रकाश से तो बन नहीं सकता, तो यह एक असंदर्श प्रक्षेप है, असंदर्श प्रक्षेप है। दूसरा, यह बहुत सरल प्रक्षेप है, यह बहुत सरल प्रक्षेप है। तीसरा, हाँ, अब सीधा ही लिख देते हैं, अक्षांश वृत्त। एक बच्चा बड़ी अच्छी बात लिख रहा है, अक्षांश वृत्त ध्रुव को केंद्र मानकर समान अंतराल पर खींचे जाते हैं, समान अंतराल पर खींचे जाते हैं। हाँ, देशांतर रेखाएं ध्रुव से बाहर की ओर विकृत का मतलब होता बाहर की ओर जाना, विकृत होती यथार्थ कोणीय सरल रेखा होती है, कोणीय का मतलब है कि भी जितने कोण की ये मान लो 30-30 के अंतराल से खींचेगी तो कोण भी 30-30 के अंतराल से ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान से लिखेंगे हम इसमें, दिशा शुद्ध रहती है। वो तो केंद्र से जब आप जाओगे तो केंद्र को माने तो दिशा शुद्ध रहेगी। क्षेत्रफल व आकृति अशुद्ध क्यों हुई अशुद्ध, वो आपको समझ में आ गई होगी, उपयोग किस में करेंगे इसका? हाँ, इसका उपयोग लिख देते हैं। उपयोग क्या उपयोग होगा भाई? तो इसका उपयोग आरक्तिक क्षेत्र के लिए होगा। दिशा शुद्ध है तो आरक्तिक क्षेत्र के सामान्य मानचित्रों के लिए
उपयोगी, ठीक बात है। और आप बताओ किसके लिए काम आ सकता है? और दिशा शुद्ध है तो ध्रुवीय अन्वेषण, हाँ, ध्रुवीय अन्वेषण एवं नौका संचालन के लिए उपयोगी। अभी आपको आने वाले ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होते ही सवाल कराऊंगा, उसमें आपको चीजें और समझ में आ जाएंगी। बस यही बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। और आज के दिन का हमारा लास्ट प्रक्षेप आ गया है। बताओ बात इतनी समझ में आ गई क्या? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है बताओ? इसमें आपको एक चीज दिखी, देखने की कोशिश करोगे तो इस से आप यहां आए, देखो जितनी दूर ये उससे थोड़ा कम है ये, और इससे थोड़ा कम और पास है। मतलब इस प्रक्षेप में ध्रुव से बाहर की ओर जाने पर जिस अनुपात में देशांतरों के बीच की दूरी, मतलब ये जो है वो देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो यहां इतनी होनी चाहिए थी, और ये हो गई इतनी। तो ये जितनी बढ़ गई ना इतनी, ये वास्तविक आकार से ज्यादा बढ़ गई। इस वास्तविक आकार से जो ज्यादा बढ़ी, इसको अक्षांशों को पास करके हम बैलेंस कर देंगे, और जैसे हम बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा? समक्षेत्र। इसीलिए इसके सामने लगा हुआ है समक्षेत्र प्रक्षेप। क्या लगा हुआ है? समक्षेत्र प्रक्षेप। इसका नाम क्या होगा? ये मेरी बुक में पहले से लिखा है, बीए थर्ड ईयर में पहले आता था, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका नाम होगा 5 नंबर प्रक्षेप आ गया, ध्रुवीय। अच्छा, खमद्दे, ये 2 वर्ड तो लगा देते हैं। अब समक्षेत्र प्रक्षेप, अच्छा समक्षेत्र प्रक्षेप, अगला खुद नाम में ही बता रहा है कि इसमें क्षेत्रफल शुद्ध रहेगा। एग्जामिनर यही ऑप्शन देगा। अब क्षेत्रफल शुद्ध रहेगा तो आप बताओ, वितरण मानचित्र बना देना ध्रुवीय क्षेत्रों के, वितरण मानचित्र बना देना, और क्या करोगे? कुछ नहीं करना। ऐसा आपके उससे तो हो नहीं सकता, प्रकाश से तो असंदर्श प्रक्षेप, ठीक है जी, प्रकाश की कोई सहायता नहीं है, इसलिए असंदर्श प्रक्षेप है। इसकी रचना किसने की थी? आपको पता होना चाहिए इसकी रचना J.H. लंबर्ट ने की थी। J.H. लंबर्ट, J.H. लंबर्ट ने की थी। हाँ, इसमें काम की बात यही है, अक्षांशों के बीच की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर घटती है। देशांतर यथार्थ कोण पर, मतलब जितने भी कोण पे खींचनी, यथार्थ कोण पर खींची गई सरल रेखा होती है, सरल रेखा होती है, ठीक है जी। और बताओ, और क्या बताएं? दिशा शुद्ध, दिशा शुद्ध, क्षेत्रफल शुद्ध, अच्छा आकृति अशुद्ध,
वो भी कहां, दूर जाने पर। दूरों से दूर जाने पर आकृति में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। उपयोग क्या लेना है, ध्रुवीय क्षेत्रों के वितरण मानचित्र बनाने में उपयोगी। बस ये आपकी आज की बात कंप्लीट। यहां तक की बात समझ में आ गई तो बता दो। इसके बाद जो हम करेंगे वो क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अभी एक रूढ़ प्रक्षेप बचा है, उसके बाद आपको मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा इस टॉपिक के। आप अपनी प्रैक्टिस कर लेना। कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जिस बच्चे ने ऐप में कोर्स खरीद रखा है उसकी किसी प्रकार की समस्या होती है तो वो हमें इन्फॉर्म करे। हो सकता है आपने उधर कोचिंग में मैं फोन किया हो, कॉल सेंटर वाले जवाब नहीं दे पाए हो, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत बिजी भी तो रहते हैं बेटा, काम ज़्यादा हो जाता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। लेकिन आप पढ़ना नहीं छोड़ें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। और फर्स्ट ग्रेड में पोस्टें कम देख के भी नहीं पढ़ना छोड़ना चाहिए। आप फर्स्ट ग्रेड ही करोगे, लैब असिस्टेंट में आ जाएंगी वैकेंसी, कॉलेज लेक्चरर में आई हुई है आपके। अभी राजस्थान में सेट का एग्जाम होने वाला है। अभी नई शिक्षा नीति कह रही है कि हर जगह पीजीटी लेवल पे टेट होगा, तो आपके पीजीटी जैसे हरियाणा में एचटेट होता है पीजीटी का, ऐसे आपको आने वाले समय में सब जगह इन चीज़ों का फायदा मिलने वाला है। कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए